हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सरबजीत सिंह गुजराल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्वीन मलिका। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन कनाडा। सो मेक श्योर कि ये वीडियो एंड तक देखें और हम आपको मिलते हैं इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर तो आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, अगर आपने बैचलर्स इन फार्मेसी या मास्टर्स इन फार्मेसी करी हुई है इंडिया से, पाकिस्तान से, कोई भी साउथ एशियन कंट्री से, सो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो से पहले आप वो 2 वीडियोस देख लें जो कि मैंने अभी कुछ वीक पहले मैंने डाली अपने चैनल पे। और ये वीडियो एक कंपाइलेशन है फॉर द रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए चाहिए। और ये जो है वीडियो मैं एक जनरल वीडियो बना रहा हूं, ये सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए है फॉर रिसर्च। सो मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन रिक्वायरमेंट नंबर 1 आपका सीजीपीए। तो अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स कहीं से भी की हुई है, इंडिया, पाकिस्तान और किसी भी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से, तो आपका जो है बेसिक एग्रीगेट होना चाहिए 4 साल का, वो होना चाहिए 60% और अबव फॉर मोस्ट यूनिवर्सिटीज। बट कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि वाटरलू के अंदर अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और डिफरेंट कोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट आपकी 70% भी हो सकती है, 75% भी हो सकती है और 80% भी हो सकती है। तो उस केस में आपको इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी और अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर तो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट 80% है, ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पे आप उनकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं मैच कर रहे हैं, तो आप वहां पे अप्लाई ना करें, क्योंकि उसके अंदर आपका सिर्फ टाइम और मनी ही वेस्ट होगा, आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनकी वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मेक श्योर करें अगर आपको मास्टर्स या पीएचडी कहीं पे भी करनी है, तो आप उन यूनिवर्सिटी के उन डिपार्टमेंट में जाके उनके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को और सीजीपीए को प्लीज चेक कर लें। एडमिशन रिक्वायरमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। नाउ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशंस के लिए, क्योंकि ऑन पेपर आप क्या उनको भेज रहे हैं। एक तो आप अपने ट्रांसक्रिप्ट भेज रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ मार्क्स बताते हैं, राइट। उसके ऊपर आप अपना रेज्यूमे भेज रहे हैं या करिकुलम वाइटे भेज रहे हैं, तो वो भी जो है वो पेपर है, ऑन पेपर है कि आपने क्या क्या किया है। बट क्योंकि वो आपसे पर्सनली बात नहीं कर रहे हैं या आपसे पर्सनली इंटरव्यूज नहीं ले रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं। तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की जरूरत है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या क्या किया है और आपके एम्बिशंस क्या है। तो ये जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एडमिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर तो इसके अंदर आप डील कर देते हैं कि आपने अच्छे से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं लिखा है, आप गारंटी ले लीजिए मुझसे, एडमिशंस के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ऑन पेपर अगर आप 90% स्टूडेंट भी हैं या 95% एग्रीगेट वाले स्टूडेंट भी हैं, बट अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्सन स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा, आपने ये नहीं बताया कि मैं अगले 5 साल में क्या करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, या अगले 10 साल में मेरे एम्बिशंस क्या है, या मैं किस चीज से ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा, या किस चीज से ज्यादा मैं एम्बिशियस हूं, अगर आपने वो अच्छे से नहीं लिखा, आपका एडमिशन होना बहुत ही मुश्किल है। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना और उसको अच्छे से प्रेजेंट करना इज अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट। पर्सनली एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बात बोलूं, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर गुड सीवी or your good resume or your good transcripts. So take it from me, because I have seen it, I have been through all this. So a strong statement of purpose is very important for your admission. Third requirement is your IELTS score. So English का स्कोर जो है वो इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे और आपका कौन सा कोर्स है, राइट। जनरली जो है, अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आइल्स स्कोर है वो वेरी करता है बिटवीन 6.5 to 7 मिनिमम। बट क्योंकि आपके ये रिसर्च बेस्ड कोर्सेज हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है।
मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, आपके अच्छे एग्रीगेट है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने अच्छे से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा है, बट आपका आइल्स का 0.5 या 1 बैंड से थोड़ा सा कम है, अगर जैसे 7 है आपका 6 है, तब भी आपके एडमिशन हो सकता है, ये पॉसिबल है। मेरा एक्सपीरियंस है, जब मुझे 7.5 चाहिए था तब मेरा 7 आया था, बट स्टिल आई गॉट एडमिशन बिकॉज मेरा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग था, राइट? IELTS इज अ रिक्वायरमेंट, यस, बट इट इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट। अगर आपको 7.5 चाहिए एडमिशन्स के लिए और अगर आपके 7 बैंड भी आ जाते हैं, तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है। बकायदा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो, आपका स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे हो, आपका स्ट्रॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट में आपके मार्क्स हो। तो आइल्स इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, और उसके अंदर आपकी थोड़ी सी रिलैक्सेशन जरूर मिल जाती है। नंबर 4 आपका है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। नाउ यूजुअली यूनिवर्सिटीज 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगती हैं आपके करंट एम्प्लॉयर से, आपके करंट प्रोफेसर से, या ऐसे प्रोफेसर से जिन्होंने आपको टीच किया है, या ऐसे एम्प्लॉयर से जिनके अंडर आपने काम किया है। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगेन इट इज अ वे ऑफ नोइंग यू एज अ पर्सन, या आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, या आप एक प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। तो ये जो है एक ऑब्जर्वर ही आपको बता सकता है, राइट? अगर किसी टीचर ने आपको टीच किया है तो उनको पता है कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वो अपने हिसाब से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखेगा। जैसे आप हमेशा टाइमली असाइनमेंट्स देते हैं, या आप बहुत कुछ डिफरेंट वे में सोचते हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं, तो वो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाएं जो कि आपको जानते हैं। अगर वो आपको नहीं जानते हैं तो उस बंदे से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ना लिखवाएं, क्योंकि वो आपको पर्सनली नहीं जानते हैं, राइट? तो उनको नहीं पता कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और वीक पॉइंट्स क्या है। ऑल्सो हियर्स अ डिस्क्लेमर, मैंने पर्सनली देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन खुद लिखते हैं और वो सिर्फ जाके टीचर से साइन करवा लेते हैं। गेस व्हाट, नॉट नो वन ever or no human is a perfect candidate, right? अगर आपके strong points हैं तो आपके weak points भी हैं, राइट? अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आप सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखेंगे और वीक पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये फेक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। तभी जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते भी हैं वो आपके बोथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी लिखते हैं और वीक पॉइंट्स भी लिखते हैं, और वीक पॉइंट्स जो है वो एज इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ, राइट? तभी वो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनता है। तो अगर आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किसी से भी लिखवाना है, सो मेक श्योर करें आप उनको बोलें कि आप मेरे कुछ 8-10 गुड पॉइंट्स लिखें और कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स लिखें जिसमें मैं काम करना चाहता हूं या चाहती हूं, या आपको लगता है कि इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वीक पॉइंट्स है उससे आपको पता चलता है कि आप उस काम के ऊपर, आप उस प्रॉब्लम के ऊपर आप काम करेंगे और देयर इज अ वे टू ग्रो, राइट? अगर तो आप सारे अच्छे पॉइंट्स लिख लेते हैं कि आप और कहते हैं कि मेरे पास में कोई वीक पॉइंट्स है नहीं, राइट? इसका मतलब क्या है कि वहां पे ग्रोथ का जो है ना रेट वो खत्म हो चुका है, कि आप इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, राइट? बट जब आप वीक पॉइंट्स पे काम करेंगे तो उसके ऊपर पता लगता है कि यहाँ पे बंदा ग्रो हो सकता है, राइट? सो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आपके बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होने चाहिए। और अगर आप ये किसी को भी बता रहे हैं कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे लिखें, पॉजिटिव, नेगेटिव, बिकॉज इट मेक्स यू ह्यूमन, राइट? सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स आप खुदा नहीं लगना चाहते, क्योंकि गेस व्हाट, कोई भी ऐसे बंदे को एंटरटेन नहीं करना चाहता जो कि हमेशा अपने पॉजिटिव पॉइंट सिखाए, नेगेटिव पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने आ जाते हैं अपने ट्रांसक्रिप्ट्स की। वेल, ट्रांसक्रिप्ट्स आपको यूनिवर्सिटी से आपको ट्रांसक्रिप्ट्स लेने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मोस्ट यूनिवर्सिटीज की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है जहां से आपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया है, वो डायरेक्टली आपके ट्रांसक्रिप्ट
उस एडमिशन यूनिवर्सिटी में भेजें। अगर तो आप एज अ मॉडरेटर बन जाते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी से तो ट्रांसक्रिप्ट ले ली और मैं भेज रहा हूं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ज्यादा है कि वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज कनाडा में ये प्रेफर करती हैं कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बातें हो और बीच में एक मॉडरेटर ना हो। तो अगर आपको वो ट्रांसक्रिप्ट हैंड ओवर करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी वाले कि ये लीजिए आपकी ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी में सेंड कर दें जहां पे भी आपको एडमिशन चाहिए, तो उनको बिल्कुल मना कर दें, बिकॉज ये जो है इट इज नॉट द राइट वे। सिर्फ उनको बोल दें कि आप खुद ट्रांसफर कर ले, चाहे आपको 500,000 रुपए ज्यादा देने पड़ जाए, बट आप एज अ मॉडरेटर ना बने। जीआरई की रिक्वायरमेंट, अब जीआरई यूजुअली जो है वो कनाडा में मांगते नहीं है पर्सनली, बट देर आर फ्यू कोर्सेज जहां पे जीआरई की बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। एग्जाम्पल, एमबीए के एडमिशंस में अगर आपको एमबीए में एडमिशन लेना है तो आपको जीआरई की रिक्वायरमेंट है, या कुछ ऐसे टेक्निकल कोर्सेज हो जाते हैं जहां पे आपको जीआरई की रिक्वायरमेंट है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी अनलेस और until it is specified in the admissions criteria। तो ये जो है कुछ एडमिशन के रिक्वायरमेंट है, और आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई और भी वीडियो की इंफॉर्मेशन चाहिए और किसी भी डिफरेंट कोर्स की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, सो आप मेक श्योर करें कि वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @Queen Malika। ये रहा, आपको दिख जाएगा नीचे आपका इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।